Hello and welcome everyone to Busynomics. So we were discussing the Factories Act 1948 जिसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 5. सो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है सो प्रेस द आई बटन एंड वॉच द वीडियो so that you can understand the Factories Act 1948 very clearly. Right, so let's begin with the part 5. So we have covered till the chapter 8. Chapter 8 तक हम कवर कर चुके हैं लास्ट अपने 4th पार्ट में. Now we are going to start with the chapter 9 that is special provision from the section 85 to section 91. सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 85. It is about the power to apply act to certain premises. अब एक्ट को कुछ प्रेमाइसेस में अप्लाई करने की पावर के बारे में बात की गई है यहाँ पे. तो अप्लाई हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे पहले से एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. कॉमन सी बात है. तो जब हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में, तो उस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स बोले गए थे कि ऐसी एरिया को फैक्ट्री कंसीडर किया जाएगा, ऐसे प्रेमाइसेस को जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग विद द एड ऑफ पावर वर्क कर रहे हो या फिर 20 या 20 से ज़्यादा लोग विदाउट द एड ऑफ पावर वर्क कर रहे हो. अगर ऐसी सिचुएशन है तभी हम उसे फैक्ट्री कहेंगे. बट अगर ऐसा नहीं है मीन्स 10 से कम लोग हैं विद द एड ऑफ पावर एंड 20 से कम लोग हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, तो उसे फैक्ट्री के डेफिनेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा. अब सेक्शन 85 में यही बोला गया है कि ऐसे प्रेमाइसेस जहाँ पे एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ भी अगर अप्लाई करना है तो उसकी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास. राइट, अब आते हैं इसके रिवर्स पे. सेक्शन 86 क्या है, इसका जस्ट अपोजिट. यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे उस एरिया पे, उस प्रोमाइसेस पे जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं था. अब जहाँ पे एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है वहाँ पे अगर एग्जेम्प्ट करना है तो उसके बारे में बात की गई सेक्शन 86 में, और ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जिनका पर्पस क्या है, एजुकेशनल पर्पस है या कोई रिसर्च पर्पस, ऐसी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फैक्ट्रीज एक्ट के रेगुलेशन से. ऑल्दो जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं एंड जो भी हॉलीडेज मिलने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर जो दिए गए हैं ये सारे सेम ही रहेंगे, इनमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा. कुछ ऐसे रूल्स और कुछ कंडीशंस हैं जिनसे स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है. So the next is section 87. It is about the dangerous operation. अब ये क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लग रहा है कि किसी भी फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें डेंजरस ऑपरेशंस इंक्लूड हैं. डेंजरस ऑपरेशन मतलब क्या, उन ऑपरेशन से कोई भी बॉडीली इंजरी हो सकती है वर्कमैन को, उसको पॉइजनिंग हो सकती है या फिर कोई और डिजीज हो सकती है. तो उन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल रूल्स बना सकती है. किसके लिए, रिगार्डिंग the prohibition of women, adolescent or children from doing the work and regarding a periodical medical examination of employees and provision of additional welfare facilities. ठीक है, हालांकि हमने हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर में पढ़ा है कि इन सब के लिए मीन्स वुमेन, एडोलेसेंट और चिल्ड्रन, इन सब के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं. बट डेंजरस ऑपरेशन के केस में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़, कुछ एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ एडिशनल वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. नेक्स्ट इज सेक्शन 88 अबाउट द नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट. अभी क्या हुआ कि हालांकि बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारी बातें बताई गई हैं फैक्ट्रीज एक्ट में जिससे हम एक्सीडेंट्स को कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है, मिनिमम लेवल पे 0 पे ला सकें एक्सीडेंट को. बट फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभार एम्प्लॉयर की गलती से या एम्प्लॉय की गलती से, उसे पता थे प्रोविजंस क्या, सेफ्टी गार्ड्स थे क्या लेने थे, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या है, एक्सीडेंट बेसिकली हम तभी कंसीडर करेंगे जब किसी भी पर्सन को ऐसी इंजरी होती है जो उसे 48 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने से रोकती है. ठीक है, तो अगर 48 आवर्स के अंदर वो वर्कर ठीक हो जाता है, काम पे वापस आ जाता है, तो हम उसे कोई ऐसा सीरियस मेजर एक्सीडेंट कंसीडर नहीं करेंगे. बट अगर 48 आवर्स के बाद भी वो काम पे नहीं आ सकता तो उस एक्सीडेंट की हमें जो मैनेजर है उसको बेसिकली अथॉरिटीज़ को नोटिस सेंड करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस अगर डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ, एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि वर्कर की डेथ हो गई
उस केस में वो अथॉरिटी जैसे कि नोटिस रिसीव हुआ है वो इंक्वायरी करेगी कि किस रीज़न की वजह से एक्सीडेंट हुआ, सारी प्रॉपर इंक्वायरीज होंगी, किसकी मिस्टेक थी एक्चुअली, क्या उस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, क्या उस डेथ को रोका जा सकता था। इन सारी चीज़ों पे एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जब उस अथॉरिटी को नोटिस मिला उसके 1 महीने के अंदर इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और एक रिपोर्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे अथॉरिटीज़ क्या, चीफ इंस्पेक्टर अथॉरिटी हो सकती है और कुछ एडिशनल पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो चाहे तो कुछ एडिशनल रूल्स भी इसमें ऐड कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 9, नोटिस ऑफ सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ फैक्ट्री मैनेजर को अथॉरिटीज़ को नोटिस शेयर करना पड़ता है, एक नोटिस सेंड करना पड़ता है। ये किस केस में हो सकता है? जब कोई भी फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय ऐसी डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है जो कि 3rd शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। फैक्ट्रीज एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हैं, तो हम इन शेड्यूल को आगे डेफिनेटली देखने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि 3rd शेड्यूल में डिफाइन किसी भी डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में अगर कोई वर्कर आया है तो फैक्ट्री मैनेजर इमीडिएटली एक नोटिस सेंड करेगा अथॉरिटीज़ को विद इन अ सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, बट उन लोग को जो ऑफिशियल गैजेट में इंफॉर्मेशंस निकलती रहती हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर फैक्ट्री मैनेजर को ये नोटिफाई करना होगा अथॉरिटीज़ को। प्लस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर वो ऐसे किसी वर्कर को अटेंड कर रहा है जो कि 3rd शेड्यूल में स्पेसिफाइड डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3rd शेड्यूल में डिफाइंड डिजीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ऐसे वर्कर को डील कर रहा है, जो वर्कर मीन्स एक ऐसा पेशेंट जो कि सफ़र कर रहा है ऐसी डिजीज़ से जो कि 3rd शेड्यूल में डिफाइंड है, उसको क्या करना है कि बिना किसी डिले के, बिना देर किए हुए चीफ इंस्पेक्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? पहला, द नेम एंड फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ पेशेंट, वो उस पेशेंट का, उस वर्कर का नाम, उसका पूरा पोस्टल एड्रेस, डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट इज सफरिंग एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फैक्ट्री इन विच द पेशेंट इज एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर इमीडिएटली सेंड करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा करने से फेल होता है, इफ ही फेल्स टू डू सो इन दैट केस मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी पनिशेबल विद अ फाइन रुपीज मैक्सिमम 1000, ठीक है। मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का फाइन पड़ सकता है इस केस में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑल्टर द 3rd शेड्यूल। अभी तक हमने बात की कि सारे जो स्पेशल प्रोविजंस थी, सारे स्पेशल पावर्स थे रूल्स लाने की, उन्हें अमेंड करने की, कुछ नया ऐड करने की, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन हम बात करते हैं जब शेड्यूल की, जो 3 शेड्यूल्स हैं, तो इन्हें ऑल्टर करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है सेक्शन 90, पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू सर्टेन केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज। अब कुछ एक्सीडेंट के केसेस हुए या फिर कुछ डिजीज के केसेस हुए जो कि 3rd शेड्यूल में डिफाइंड है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो कि इस पूरे केस की इंक्वायरी करेगा। और उस पर्सन के पास जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन मीन्स अपॉइंट किया है, अ कॉम्पिटेंट पर्सन, ही विल हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। वो सारी पावर्स उसके पास होंगी जो कि एक सिविल कोड के पास होती हैं। एंड सच पर्सन विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग दैट द कॉज ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज। वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपनी एक रिपोर्ट को सबमिट करेगा किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। उसमें पूरा रीज़न बताएगा कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या डिजीज़ क्यों हुई। तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि आगे से ऐसा एक्सीडेंट, ऐसे डिजीज़ किसी भी वर्कर को ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन 91, पावर टू टेक सैंपल्स। तो जब हमारा इंस्पेक्टर है, चीफ इंस्पेक्टर, ही इज हैविंग द पावर टू टेक द सैंपल्स फ्रॉम द फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया में किसी भी समय जाके वो सैंपल ले सकते हैं, बट मैनेजर को पहले से इन्फॉर्म करना होगा। प्लस जो आपकी फैक्ट्री की डिफाइंड टाइमिंग्स है उस टाइमिंग में ही इंस्पेक्टर को फैक्ट्री में विजिट करना होगा सैंपल्स लेने के लिए। So here we are done with the chapter 9. Now moving towards the chapter 10 which is about the पेनाल्टीज। तो पेनाल्टीज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं कि सेक्शन 92 से 106A तक पेनाल्टीज में कितने तरह की पेनाल्टीज लगाई गई हैं।
पेनाल्टीज स्टार्ट होती हैं सेक्शन 92 से। पहले हम जनरल पेनाल्टीज की बात करेंगे, फिर हम इन्हांस्ड पेनाल्टीज की बात करेंगे। जब हम जनरल पेनाल्टीज की बात करते हैं तो किसी भी प्रोविजन के कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, के कॉन्ट्रावेंशन के लिए 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है एम्प्लॉयर पे, या फिर दोनों ही इम्पोज हो सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रावेंशन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो 1000 रुपये का पर डे फाइन लग सकता है। और चैप्टर 4 के कॉन्ट्रावेंशन या फिर सेक्शन 87 के कॉन्ट्रावेंशन के केस में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, चैप्टर 4 और सेक्शन 87 के जो प्रोविजन है उनके कॉन्ट्रावेंशन की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या फिर डेथ हो जा रही है वर्कर की, या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हो रही है, तो उस केस में क्या पेनाल्टीज है। डेथ के केस में 25,000 रुपीज़ का फाइन, एंड इन केस ऑफ अ सीरियस इंजरी अ फाइन ऑफ ₹5,000 विल बी इम्पोज्ड। अब बढ़ते हैं इनहैंस पेनाल्टी की तरफ। अगर हम इनहैंस पेनाल्टी की बात करें कि इनहैंस पेनाल्टी बेसिकली कब लगेगी, जब जनरल पेनाल्टी लगी उसके बाद भी कंटिन्यूअसली प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को जो भी रीजंस थे उनको रेक्टिफाई नहीं किया गया। तो जब कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रावेंशन चलता है तो इनहैंस्ड पेनाल्टी इम्पोज होती है। इनहैंस्ड पेनाल्टी क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 3 ईयर, और फाइन मिनिमम 10,000 रुपीज़ और कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़, अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है, और बोथ कैन बी इम्पोज्ड। एंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 4 और सेक्शन 87 जो कि हमने ऊपर पढ़ा, तो जब जनरल पेनाल्टी थी तो अगर हमने कॉन्ट्रावेंशन किया है चैप्टर 4 और सेक्शन 87 का, तो डेथ के केस में हमें 25,000 रुपये देने पड़ रहे थे। बट अगर हम इनहैंस पेनाल्टी की बात करें तो डेथ के केस में एम्प्लॉयर को 35,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा, and in case of a serious injury a fine of ₹10,000 will be imposed. Next is section 9 about the penalty for obstructing inspector. अगर इंस्पेक्टर को आपने कोई भी काम करने से रोका है, फैक्ट्री में सैंपल लेने से रोका है, या कोई इंक्वायरी करने से रोका है, किसी इन्वेस्टिगेशन से रोका है, इन सारे ही केसेस में फाइन पड़ सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर अप टू ₹10,000, और एन इम्प्रिजनमेंट कैन अप टू 6 months कैन बी इम्पोज्ड, और बोथ कैन बी इम्पोज्ड। नेक्स्ट है सेक्शन 96 पेनाल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91। सेक्शन 91 की बात करें तो वहाँ पे क्या था, पावर टू टेक द सैंपल्स। हमने बात की थी कि इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो मैनेजर को पहले से इन्फॉर्म करके फैक्ट्री के जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें जाएगा फैक्ट्री में, कोई भी सैंपल जो उसे रिक्वायर्ड होगा वो उनको लेगा, और उनका जो भी उसे अपना इंक्वायरी करना है वो करेगा, ठीक है। बट उस केस में क्या हुआ, अगर उसके रिजल्ट्स को, जो भी उसने सैंपल लिए उसके रिजल्ट्स को रॉन्गफुली डिस्क्लोज किया गया, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि 10,000 रुपीज़ का फाइन प्लस 6 month का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एम्प्लॉयर को, एंड बोथ कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड। सेक्शन 96A की बात करें तो इट इज़ अबाउट द पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B, 41C एंड 41H। इन सारे केसेस में अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, सेक्शन 41B, C एंड H का कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो फाइन कितना लगेगा, अप टू ₹2 लाख, एंड इम्प्रिजनमेंट कैन अप टू 7 years कैन बी इम्पोज, और बोथ कैन बी इम्पोज, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है तो 5,000 रुपीज़ पर डे का फाइन लगेगा। एंड इफ द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद भी कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है तो मैक्सिमम 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हो सकता है एम्प्लॉयर पे। नेक्स्ट है सेक्शन 97 ऑफेंसेस बाय द वर्कर। अब अगर वर्कर कोई ऑफेंस करता है, अभी हमने एम्प्लॉयर की ऑफेंस की बात की, अगर एम्प्लॉय कोई ऑफेंस करता है तो उस केस में कितना फाइन है, 500 रुपीज़ तक का फाइन। नेक्स्ट है सेक्शन 98 पेनाल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया गया था एडोलेसेंट को टू वर्क एज एडल्ट इन द फैक्ट्री, अगर उसको गलत तरह से यूज़ किया गया है तो उसमें फाइन लग सकता है अप टू ₹1,000, और एन इम्प्रिजनमेंट कैन बी इम्पोज्ड अप टू 2 months, और बोथ कैन बी इम्पोज्ड। सेक्शन 99 की बात करें, इट इज़ अबाउट द पेनाल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर किसी चाइल्ड का डबल एम्प्लॉयमेंट परमिट किया गया है, परमिट कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है, उस केस में कितने फाइन है, 1,000 रुपीज़ तक का फाइन है, पेनाल्टी लगेगी 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सेक्शन 103 अबाउट द प्रिजम्पशन एज टू एम्प्लॉयमेंट। ये क्या कहता है कि किसी भी पर्सन का फैक्ट्री में एक्सेप्ट द पीरियड ऑफ इंटरवल रहना अलाउड नहीं है। अगर इंटरवल के पीरियड के अलावा कोई भी पर्सन फैक्ट्री एरिया में, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में मिलता है तो उसे वर्कर कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 105 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस।
ये क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट तब तक किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक उसे जो एप्लीकेशन मिली है, जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई है रिगार्डिंग एनी ऑफ द ऑफेंस, तो वो एप्लीकेशन किसके द्वारा साइन होनी चाहिए? इट शुड बी साइंड बाय द इंस्पेक्टर। रिटन सैंक्शन होना चाहिए इंस्पेक्टर का, तभी कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 106 लिमिटेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशंस। तो प्रोसिक्यूशन जो भी ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल होगी, जो भी कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट किसी ऑफेंस का, उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड है। अगर इंस्पेक्टर के नॉलेज में जब वो कॉग्निजेंस कोई भी ऑफेंस आया है, राइट, इंस्पेक्टर के नॉलेज में आने के 3 महीने के अंदर उसे कोर्ट में कंप्लेन करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकता है कि इंस्पेक्टर के नॉलेज में आया, उसने कोई रिटर्न ऑर्डर दिया एम्प्लॉयर को, बट उस ऑर्डर को कंसीडर नहीं किया गया, उस केस में वो ऑफेंस होने के 6 महीने के अंदर तक कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 106A अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट फॉर एंटरटेनिंग प्रोसीडिंग्स। आप किसी भी प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन करने के लिए जो हमारा प्लेस है प्लांट का, वो क्या कंसीडर किया जाएगा? लॉ में सबसे ज़्यादा क्या लूप होल हो जाता है, फॉल्ट क्या हो जाता है कि हर एक एरिया का अलग ज्यूरिडिक्शन होता है। सो नेक्स्ट है सेक्शन 106A अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट फॉर एंटरटेनिंग प्रोसीडिंग्स। किसी भी ऑफेंस की प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन करने के लिए जो ज्यूरिडिक्शन है वो क्या कंसीडर किया जाएगा? प्लांट का वो एरिया। कोई भी मैटर नहीं करता कि उसका हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है। जिस भी प्लांट में कोई भी ऑफेंस हुआ है, उस प्लांट का जो एरिया होगा, वहाँ का जो ज्यूरिडिक्शन है, वहाँ के कोर्ट में केस को फाइल किया जाएगा और वहीं पे उसकी सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। सो नाउ वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ पेनाल्टीज, जिसमें हमने जनरल पेनाल्टीज की बात की, इन्हांस पेनाल्टीज की बात की, वर्कर पे क्या पेनाल्टी लग सकती है, ये सब कुछ हमने देखा। अब बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ, जो कि सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक डील करता है। तो चैप्टर 11 जो कि हमारा सप्लीमेंटल या एडिशनल चैप्टर है, उसका सबसे पहला सेक्शन है 107, जो कि अपील्स के बारे में बात कर रहा है। तो किसी भी फैक्ट्री मैनेजर या ऑक्यूपायर को जो एक रिटन नोटिस सर्व किया गया है, अगर उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहे वो ऑक्यूपायर, तो 30 डेज़ के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, वो अपील फाइल कर सकता है उस अथॉरिटी के अगेंस्ट ऑन अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेक्शन 108, जो कि डिस्प्ले ऑफ नोटिस के बारे में। डिस्प्ले ऑफ नोटिस की बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हर एक फैक्ट्री ऑक्यूपायर को या फैक्ट्री मैनेजर को अपनी फैक्ट्री में नोटिस डिस्प्ले करने, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी कंपलसरी है, प्लस एक एडिशनल लैंग्वेज होगी जो कि लोकल लैंग्वेज होगी, जिससे सारे वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग ईजिली समझ सकें। और प्लेस की बात करें तो जो डिस्प्ले ऑफ नोटिस का प्लेस है, इट शुड बी नियर द एंट्री गेट और अ कन्वीनियंट प्लेस, एक ऐसा कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पे हर कोई नोटिस को देख सके। एडिशनल एक और बात कही गई है इसमें कि चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो वो ऑर्डर कर सकता है कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड पोस्टर्स को भी फैक्ट्री एरिया में डिस्प्ले किया जाए वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 109 सर्विस ऑफ नोटिस। तो जो नोटिस सर्व करने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सेक्शन 110 में भी कहा गया है कि फैक्ट्री ओनर को जो भी रिटर्न्स फाइल करने हैं, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स फाइल करने, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो भी रूल्स बनाने हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग 111 की बात करें तो उसमें ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में बात की गई है। वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वर्कर शैल विलफुली और विदाउट रीजनेबल कॉज टू डू एनीथिंग लाइकली टू इंडेंजर हिमसेल्फ और अदर्स। किसी भी वर्कर को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जानबूझ के जो कि उसको या किसी और वर्कर को हार्म करे। विलफुली, जानबूझकर किसी भी अप्लायंस का मिसयूज़ नहीं करना है जो कि फैक्ट्री में उसको प्रोवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। ठीक है, तो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए जो भी अप्लायंसेस दिए गए हैं उनको गलत तरह से यूज़ नहीं करना है, उनका मिसयूज़ नहीं करना है, अगेन जिससे ना ही उस पर्सन का हार्म हो ना ही किसी दूसरे वर्कर का हार्म हो। आगे कुछ और भी ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगला ऑब्लिगेशन ये है कि उसे जानबूझकर किसी भी अप्लायंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है,
जो भी उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से दिया गया है, ऐसे अप्लाइंसेज जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से दिए गए हैं उनका यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ने पे उनको विलफुली नेगलेक्ट नहीं करना है जानबूझकर। ये फैक्ट्री वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर प्रोविजन से रिलेटेड जितने भी अप्लाइंसेज जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको आपको सही जगह पे, सही टाइम पे, राइट प्लेस पे उसका यूज़ करना है और इस तरह से मिसयूज़ नहीं करना है कि किसी भी फैक्ट्री वर्कर को या खुद को कोई हार्म हो। और अगर कोई भी वर्कर इन प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है जो सेक्शन 111 में दिए गए हैं तो क्या हो सकता है, उसे 3 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 100 रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज हो सकता है उसके ऊपर, या फिर दोनों ही चीज़ें इम्पोज हो सकती हैं। Section 114 says that there should be no charge for the facilities and the conveniences provided by the occupier. फैक्ट्री ऑक्यूपायर या मैनेजर सेक्शन 46 के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, उसके अगेंस्ट वो एम्प्लॉयज़ से चार्ज नहीं कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 117, प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने गुड फेथ में कोई एक्ट किया है इस फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, ठीक है, कोई भी काम ऐसा किया है जो कि मे भी हो सकता है कि वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग ना हो बट वो गुड फेथ में किया गया हो, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए किया गया हो, खुद के या वर्कर्स के या फिर फैक्ट्री के एस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, कोई भी सूट फाइल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 118, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि कोई भी इंस्पेक्टर सर्विस के दौरान या फिर अपने सर्विस छोड़ने के बाद भी कोई भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट की जो भी लाइक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस है जो कि उसे रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी भी दूसरे पर्सन को, वो उनको डिस्क्लोज नहीं करेगा अपनी सर्विस में रहते हुए और सर्विस छोड़ने के बाद भी। अगर फिर भी वो पर्सन ऐसा करता है तो उसे 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर 1000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के सारे सेक्शंस एंड हो गए हैं। 11 चैप्टर्स में हमने फैक्ट्रीज एक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब मैंने कई जगह पे बात की है शेड्यूल्स की। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट में 3 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार एक व्यू की किस शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस में कौन कौन से इंडस्ट्रीज को रखा गया है उनकी पूरी लिस्ट दी गई है डिटेल में फर्स्ट शेड्यूल में। टोटल 29 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल के लिए ली है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, रबर और सिंथेटिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ग्लास एंड सेरेमिक्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्सेज। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, टोटल 29 इंडस्ट्रीज हैं जिससे आप एक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम सेकेंड शेड्यूल की, तो इसमें क्या दिया गया है, परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज इन वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है उनका एक परमिसिबल लेवल दिया गया है कि इससे ज़्यादा लेवल इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हेल्थ के लिए हैजार्डस होगा, वर्कर्स की हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो 116 टोटल हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके परमिसिबल लेवल्स भी दिए गए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे लेवल्स डिस्कस नहीं किए हैं आपके साथ, वो एग्ज़ाम में कभी पूछे भी नहीं जाते हैं कि किस एलिमेंट का, लाइक किस सब्सटेंस का क्या लेवल है, बट फिर भी मैं कुछ सब्सटेंस यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सब्सटेंसेस लाइक एसीटोन, एसिटिक एसिड, अमोनिया, बेंजीन, ब्यूटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एंड द एथाइल अल्कोहल, राइट। ये सारे अगर आपने केमिस्ट्री, हालांकि सबने ही मैक्सिमम पढ़ी होगी या फिर आपने बीएससी किया होगा, 10th 12th हर जगह हम इन सारे एसिड्स का, इन सारे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। ये सारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और एक लेवल के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, इवन इट कैन कॉज द डेथ ऑल्सो। तो इसलिए इन सारे सब्सटेंसेस का एक परमिसिबल लेवल दिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर ये सारे एसिड्स, ये सारे गैसेज, ये सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं तो उससे किसी भी वर्कर को कोई हार्म ना हो। बढ़ते हैं थर्ड एंड लास्ट शेड्यूल की तरफ, जिसमें कुछ नोटिफिएबल डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो टोटल 29 डिजीजेज हैं, जिनमें से मैंने कुछ डिजीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इट कैन बी लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग एंड द टॉक्सिक एनीमिया, टॉक्सिक जॉन्डिस ड्यू टू पॉइजनस सब्सटेंसेज, आइसोसाइनेट पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक्सेट्रा, राइट। यहाँ पे हमने अपने तीनों शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं, पूरा फैक्ट्रीज एक्ट हम कवर कर चुके हैं।
आई होप आप सभी को ये सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। टोटल 5 पार्ट्स में मैंने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को कवर किया है। अगर आपका कोई भी पार्ट छूट गया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे पार्ट्स को विजिट करिए, उन्हें वॉच करिए। डेफिनेटली आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट से नहीं आएगा। सो अगर आपको ये क्लियर करना है कि 100% फैक्ट्रीज एक्ट से आने वाला हर एक क्वेश्चन आप पेपर में करके आने वाले हो, तो आप ये पांचों पार्ट्स को, पांचों वीडियोस को डेफिनेटली देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी ऑफ द डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, right? So just stay tuned to our channel. See you in the next session with a new act, with a new chapter. Okay, so thanks for watching everyone.